हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टोटा स्टडी चैनल। आज के हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं 410 किलोवाट सोलर सिस्टम का डिज़ाइन कैसे होता है, एक्चुअल में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और मैंने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किया है ये लखनऊ के मेट्रो स्टेशन पे लगे हुए सोलर प्लांट को डिज़ाइन करने के लिए। आप अगर सोलर फील्ड से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि लखनऊ पे जितने भी मेट्रो स्टेशंस हैं वो उसमें जो रनिंग लोड है वो सारा कुछ सोलर से चलने वाला है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला है। तो उसी का डिज़ाइन हम आज लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन पे हम लगाने जा रहे हैं 410 किलोवाट का सोलर सिस्टम। आप अगर सोलर फील्ड से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाले हैं, बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जो कि बिल्कुल मुफ्त होता है। चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं। मैंने इस सोलर प्लांट को डिज़ाइन करते वक्त टिन शेड में मॉड्यूल फिक्स करने के लिए मैंने एक एल्यूमिनियम का बना स्ट्रक्चर, रेल स्ट्रक्चर यूज़ किया है दोस्तों। एल्यूमिनियम लेने का मेरा स्पेसिफिक बहुत सी रीज़न है, जैसे कि ये इस पर कोरिजन नहीं होता दोस्तों, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, लॉन्ग लाइफ ड्यूरेशन भी होता है, ये ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। इस पर किसी प्रकार की कोरिजन नहीं आ सकता, प्लस ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही सस्ते दाम में यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ जीआई से, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो स्ट्रक्चर है उससे, प्लस उसमें कोरिजन आ जाता है दोस्तों कुछ समय के बाद, ये कोरिजन फ्री होता है। दैट्स वाई आई एम यूजिंग हियर एल्यूमिनियम रेल स्ट्रक्चर फॉर दी होल्डिंग माई मॉड्यूल्स ऑन द सेट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें यूजिंग मॉड्यूल्स के। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किए पॉली क्रिस्टलाइन, मतलब मल्टी क्रिस्टलाइन 335 वाट पीक पर मॉड्यूल की रेटिंग का मैंने मॉड्यूल यूज़ किया है, जो 1224 नोड्स, नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स टोटल 1224 मॉड्यूल्स है, जिससे मिलाकर आप देख सकते हो 410 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट बनता है। इसमें मैंने प्रॉपर तरीक़ा से वॉकवे, आप जैसे कि देख पा रहे हैं वीडियोस पे, वॉकवे और लाइफ लाइन का यूज़ किया है। लाइफ लाइन दोस्तों आपको सोलर पावर प्लांट अगर लगा रहे हो, ग्राउंड माउंटेड है तो डजेंट मैटर, अगर सैड है या रूफिंग है तो ऐसे जगह पे आपको वॉकवे प्लस आपका लाइफ लाइन लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट दोस्तों। हर सोलर प्लांट पे या किसी भी प्लांट पे, इंडस्ट्रियल प्लांट पे सेफ्टी फर्स्ट देन अदर चीज़ को कंसीडर किया जाता है। तो फॉर सेफ्टी आपको ये लाइफ लाइन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। नाउ लेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थिंग सिस्टम। तो जैसे हम जानते हैं एक सोलर पावर प्लांट में अर्थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह से एले का अर्थिंग करना बहुत ज़रूरी है, इन्वर्टर का अर्थिंग करना ज़रूरी है, उसी तरह से मॉड्यूल टू मॉड्यूल अपना डीसी अर्थिंग करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर जैसे कर रखा है मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग। आप भी ऐसे 4 to 6 स्क्वायर mm केबल से आप मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इस पर मॉड्यूल के फ्रेम की मैं बात करूं तो इसमें जो होल होती है, जो नट बोल्ट्स के लिए बिफोर ऑक्साइड कोटिंग होती है, वो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, वो तो अल्टीमेटली दब ही जाना है। बट आफ्टर कोटिंग जो होल्स होती है, जिसको पर्टिकुलर प्रिकॉशन पर्पस से किया जाता है कि अगर कुछ लीकेज करंट हुआ, जैसे पीआईडी लॉस हो गया दोस्तों, पोटेंशियल इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन लॉस, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, मैं उसके बारे में पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पीआईडी लॉस होता है। इससे लीकेज करंट्स जो होती है वो बस बार के थ्रू आपके फ्रेम में आ जाती है, फ्रेम के थ्रू आपके स्ट्रक्चर में आ जाती है, स्ट्रक्चर के थ्रू आपका ग्राउंडिंग होना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम अर्थिंग नहीं किए रहेंगे डीसी टू डीसी मॉड्यूल अर्थिंग, तो वो जो लीकेज करेंट्स हैं वो हमारे डायरेक्ट ग्राउंड में ना जाकर इधर उधर जो भी आपका मेटालिक कॉन्टेक्ट में जो मिलेगा मटेरियल उस पर चला जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा डेंजरस का रीज़न बन सकता है। सो दैट्स वाई वी नीड टू शुड बी इंश्योर द मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग। अब हम बात करें एले की, तो एले भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोलर पावर प्लांट का, क्योंकि ये जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उससे प्रोटेक्शन दिलाता है, उसको हम ग्राउंड कर देते हैं इसके थ्रू। ये कॉपर के बने एक मटेरियल या रॉड होती है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड IS स्टैंडर्ड 2309 को फॉलो करके लगाना चाहिए। इसके बहुत से गाइडलाइंस हैं जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड में हैं, जिसे MNRE भी और हर जगह इसी रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है उसका वैल्यू, अगर वोल्टेज में मैं बात करूं तो 1 मिलियन वोल्ट तक जा सकती है, करंट में मैं बात करूं तो 2 लाख एम्पियर तक जा सकती है। तो इतने हब आप अमाउंट जो पावर है दोस्तों, इसको हैंडल करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए हमको एक प्रॉपर और अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करना चाहिए, रॉड का यूज़ करना चाहिए।
और एक बात और ज़रूर ध्यान रखिए दोस्तों, आप जब भी एले का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो जो आप स्ट्रिप लेकर जाओगे, स्टैंडर्ड वैल्यू आपका 25/3 का ही होता है, जो जैसे कि मैंने वीडियो पर मेंशन कर रखा है। इसी स्टैंडर्ड का आप अगर जीआई स्ट्रिप लेते हैं तो उसको किसी भी साइड से, अगर जिस साइड से लेकर जा रहे हो या जिस वॉल से लेकर जा रहे हो उससे डिस्टेंस बनाए रखने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लास्टिक का इंसुलेटर यूज़ करना चाहिए। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, ये गुड प्रैक्टिस में आता है जब एले आप लगा रहे हो तो। सिमिलरली स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अर्थिंग करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका एले को अर्थिंग करना, जितना आपका पैनल्स के फ्रेम को अर्थिंग करना। लाइफ लाइन के लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होल्डर का यूज़ करना चाहिए। पता चल रहा है कोई एम्प्लॉई अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग वर्क वहाँ पर लटक गया और पूरे लाइफ लाइन के साथ ही वो नीचे गिर गया, उसके बाद भी, लटकने के बाद भी, तो ऐसा भी ना होना चाहिए। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे टीन रूफ़ के साथ साथ आरसीसी का भी रूफ़ इसके साथ लगा है, तो हम लोग उस पर भी प्लांट लगाए हैं जिसका स्टडी कर लेते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर हम एक ब्लास्ट स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, जो 300 mm बाई 300 mm स्टैंडर्ड जो ब्लास्ट आरसीसी का बनाते हैं। ये राफ्टर्स होती है, ये परलिन्स होती है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं इसका हम टिल्ट एंगल 10 डिग्री पर हम लिमिट रखे हैं, जो कि वहाँ का लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। इसके लिए भी मैंने पर्टिकुलर एक एले लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ किया। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप नंबर ऑफ़ लाइटनिंग अरेस्टर बढ़ा लें, वो आपके कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप हाइटेड लाइटनिंग अरेस्टर ले लीजिए, जैसे कि ESI का जो आता है 7 मीटर का आता है, उसका रेडियस 17 मीटर तक का रहता है। ये लाइटनिंग अरेस्टर भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके चॉइस के ऊपर रहता है। मार्केट में तो वैसे बहुत से टाइप के एले अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम केबल ट्रे की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी पावर प्लांट में आप केबल को ऐसे खुले इन्वायरमेंट में नहीं रखना चाहिए, उसको प्रॉपर ले करने के लिए एक केबल ट्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें इनकैप्सुलेट करके उसको हमको जिस टर्मिनेशन पॉइंट तक ले जाना है उसके थ्रू ही लेके जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने इस पे लेकर गया है, जो भी हमारा डीसी केबल आ रहा है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो मैंने 4² mm का पॉलीकेप का डीसी केबल यूज़ किया है। अब ड्राइंग में मत जाइएगा कि इसमें मैं कलर पिंक और ब्लैक ले लिया हूँ, वो रेड और ब्लैक रहता है। तो एक्चुअल में पूरा रेड नहीं रहता दोनों ब्लैक है, ओनली रेड का लाइन उस पर एक बना रहता है और जो ब्लैक में कोई लाइन नहीं रहती। तो ये मैंने डीसी केबल जो पॉलीकेप का लेके गया, जिसमें कि मेरा 20-20 मॉड्यूल का एक स्ट्रिंग आ रहा है दोस्तों, उसको मैं इन्वर्टर में यहाँ पर टर्मिनेट करूँगा। इन्वर्टर मैंने 4 इन्वर्टर यहाँ पर चूज़ कर रखा है, 100 किलोवाट का आप 4 इन्वर्टर देख रहे हैं। AC-DC रेशियो को ध्यान में रखते हुए ये सिलेक्शन किया गया है। इस पे मैंने यहाँ पर लाया MC4 कनेक्टर दोस्तों, ये मेल होता है और ये फीमेल MC4 कनेक्टर होता है, जैसे आपको पता ही होगा। AC के लिए मैंने यहाँ पर 120² mm का 3 कोर मैंने पॉलीकेप का केबल यूज़ किया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। आप केबल रेटिंग में अगर कंफ्यूज होते हो दोस्तों कि कौन सा केबल प्रॉपर रहेगा, एप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा केबल चूज़ करना चाहिए, कौन से इन्वर्टर चूज़ करना चाहिए, कितने किलोवाट का इन्वर्टर हमारे लिए बेटर होगा जिससे ओवरलोडिंग ना हो ना अंडरलोडिंग ना हो, तो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ कमेंट करिए, तो आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिल जाएगा। इन्वर्टर, ACDB, ये सारे हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उसको अर्थिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर मैंने अर्थिंग कर रखा है इसको अर्थिंग बकेट से, जिसमें आप देख पा रहे होंगे डिस्टेंस जो है 3 मीटर। एक स्टैंडर्ड को मैं फॉलो करते हुए चलूँ तो 3 मीटर का डिस्टेंस होना दिस इज़ कंपल्सरी। हमें साथ ही साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ भी अपन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, रख रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फेंसिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ उस फेंसिंग पे एक कॉशन का सिंबल भी होना चाहिए दोस्तों, जिससे सामने वाले को पता चले कि इट इज़ डेंजरस पॉइंट, सो इधर हमें नहीं जाना चाहिए, वो अलर्ट हो जाए। तो चलिए अब हम शैडो एनालिसिस कर लेते हैं अपने प्लांट का, क्योंकि हमारा जो सोलर पैनल है वो प्रेजेंस ऑफ सन रेस पे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जो डीसी पावर जनरेट करना है शैडो आने पर वो जनरेट नहीं करेगा, तो इसका भी एनालाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं दोस्तों, सन को ट्रैक कर करके देखते हैं कि कौन से पोजीशन पे कौन से दिन कितना शैडो आ सकता है, और हमारा बैक टू बैक तो कहीं शैडो नहीं आ रहा है। शैडो एनालिसिस करते वक्त आप एक बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हम जो ट्रैकिंग करने का डेट है वो 21 दिसंबर या 22 दिसंबर को ही रखें, क्योंकि ये 22 दिसंबर ही एक ऐसा डेट होता है पूरे ईयर का जिसमें शैडो सबसे ज़्यादा, मतलब लार्जेस्ट, किसी भी टिल
ऑब्जेक्ट का शैडो सबसे ज़्यादा पीछे की ओर उसी दिन बन सकता है, अदरवाइज़ बाकी डेज उससे कम ही शैडो बनेगा। इसके पीछे भी एक रीज़न है दोस्तों, अगर आपको इस रीज़न को जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और आपको बता सकूं एक्चुअल में रीज़न क्या है। फिलहाल तो यहाँ का शैडो देखते हैं, मैंने सेट कर रखा है 22 दिसंबर पे। यहाँ पर 8 बजे हम देखते हैं सुबह की ओर, इस पर शैडो नहीं आया। 10 बजे देखते हैं, इस पर भी अपना शैडो उतना नहीं आ रहा है। 12 बजे देखिए, फिर 4 बजे देखा, 6 बजे देखा, यहाँ पर भी शैडो नहीं आ रहा है। ये 6 बजने के बाद हमारा शैडो यहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहा है दोस्तों, बैक टू बैक पैनल पे, तो जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 6 बजे के बाद तो ऐसे भी हमारा जनरेशन होना बंद हो जाएगा दोस्तों। तो 6 बजे के बाद को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गाइज़, आपको अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा मेरा ये वीडियो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और आगे जो भी आपको वीडियो देखना होगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, टेक केयर।